1971 के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अजीब खामोशी थी। ये सिर्फ जंग हारने की खामोशी नहीं, ये एक टूटे हुए मुल्क की खामोशी थी। ईस्ट पाकिस्तान अलग हो चुका था, बांग्लादेश दुनिया के मैप पर आ चुका था, हजारों फैमिलीज अपने जख्मों के साथ जिंदा थी। आर्मी की हार, सियासी जिल्लत और कौमी ट्रॉमा ने पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में एक ऐसा सवाल छोड़ दिया था जिसका जवाब किसी स्पीच, किसी परेड या किसी नारे से नहीं दिया जा सकता था। सवाल ये था, अगर कल इंडिया ने फिर हमला किया तो पाकिस्तान के पास क्या होगा? सिर्फ जज्बा, सिर्फ दुआ, या कोई ऐसी ताकत जो दुश्मन को अटैक करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर दे। फिर 18 मई 1974 का दिन आता है। इंडिया राजस्थान के पोखरण डेजर्ट में एक न्यूक्लियर टेस्ट करता है। ऑफिशियली इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया, लेकिन इस्लामाबाद में किसी ने इस लफ्ज को पीसफुल नहीं समझा। पाकिस्तान के लिए यह धमाका जमीन के नीचे नहीं, सीधा नेशनल साइकोलॉजी के अंदर हुआ था। 1971 का जख्म अभी ताजा था और अब इंडिया ने दुनिया को बता दिया था कि वह साउथ एशिया का पहला न्यूक्लियर पावर बन चुका है। At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low-yield device, and a thermonuclear device. उस रात इस्लामाबाद के कमरों में लाइट्स देर तक जलती रही होंगी, फाइलें खुली होंगी, फोन बजे होंगे, जनरल्स और पॉलिटिशियंस ने एक दूसरे की तरफ देखा होगा और शायद सबके जहन में एक ही ख्याल था, अगर पाकिस्तान ने अब कुछ न किया तो फ्यूचर में उसकी सिक्योरिटी किसी और के रहमो करम पर होगी। जुल्फिकार अली भुट्टो इस शौक को बहुत पहले महसूस कर चुके थे। उन्होंने एक मशहूर बात कही थी कि अगर इंडिया एटॉमिक बॉम्ब बनाता है तो पाकिस्तान भी बनाएगा, चाहे लोगों को घास खानी पड़े। ये जुमला आज भी कंट्रोवर्शियल है, लेकिन उस वक्त ये पाकिस्तान के सर्वाइवल फियर का रिफ्लेक्शन था। भुट्टो के लिए एटॉमिक बॉम्ब लग्जरी नहीं था, यह सिर्फ प्रेस्टिज का प्रोजेक्ट भी नहीं था, ये उनके नजदीक पाकिस्तान की सर्वाइवल इंश्योरेंस पॉलिसी थी। उन्हें लगता था कि कन्वेंशनल बैटलफील्ड पर इंडिया का साइज, इकोनॉमी, पॉपुलेशन और मिलिट्री एडवांटेज इतना ज्यादा है कि पाकिस्तान को एक ऐसी चीज चाहिए जो इक्वेशन को अचानक बदल दे, ऐसी चीज जो नंबर्स को इर्रेलेवेंट कर दे, ऐसी चीज जो हार के खौफ को डिटरेंस में बदल दे। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बनाने का ख्वाब बोल देना आसान होता है, उसे रियलिटी बनाना एक अंधेरी टनल में चलने जैसा होता है। पाकिस्तान के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, इकोनॉमी कमजोर थी, साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर इनकम्प्लीट था, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रही थीं, और सबसे बड़ी बात, अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के खिलाफ अलर्ट हो चुके थे। पाकिस्तान को अगर यह रास्ता चुनना था तो उसे सिर्फ लैबोरेटरीज नहीं बनानी थी, उसे सीक्रेसी, डिप्लोमेसी, डिसेप्शन, प्रोक्योरमेंट, सैंक्शंस और इंटेलिजेंस सर्विलांस के बीच चलना था। यह वह सफर था जिसमें हर कदम पर एक सवाल था, क्या दुनिया इसे रोक देगी? और हर जवाब में एक नया रिस्क छुपा था। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन पहले से मौजूद था, साइंटिस्ट्स रिसर्च कर रहे थे, न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूजेस पर काम हो रहा था। लेकिन 1974 के बाद एटमॉस्फेयर बदल गया। अब हर रिएक्टर, हर लैबोरेटरी, हर साइंटिफिक ट्रेनिंग, हर फॉरेन कॉन्टैक्ट को एक नए स्ट्रेटेजिक लेंस से देखा जाने लगा। एक मुल्क जो अभी अपनी पॉलिटिकल आइडेंटिटी रिपेयर कर रहा था, वह चुपचाप एक ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रहा था जो फ्यूचर में उसे दुनिया के सबसे खतरनाक और पावरफुल क्लब का हिस्सा बना सकता था। लेकिन इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती यह नहीं थी कि सब कुछ खुले तौर पर अनाउंस हो रहा था। इस प्रोजेक्ट का डार्क चार्म यह था कि सब कुछ शैडोज में हो रहा था। इसी स्टेज पर एक नाम कहानी में दाखिल होता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान।
यूरोप से वापस आने वाले AQ खान ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक नई डायरेक्शन दी। वह यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट से वाकिफ थे। उनके पास वह नॉलेज थी जो पाकिस्तान के लिए एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बन सकती थी। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, पाकिस्तान का एटॉमिक बॉम्ब किसी एक आदमी ने नहीं बनाया। AQ खान बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन यह कहानी सिर्फ उनकी नहीं। इसमें अननोन साइंटिस्ट्स भी थे, इंजीनियर्स भी, टेक्नीशियंस भी, मिलिट्री प्लानर्स भी, पॉलिटिकल प्रोटेक्टर्स भी, और वह सीक्रेट नेटवर्क्स भी जो दुनिया की आंखों से बचकर कंपोनेंट्स, इक्विपमेंट और नॉलेज के पीसेस को एक जगह जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। कहूटा का नाम धीरे धीरे पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन का हिस्सा बन गया। इस्लामाबाद से कुछ दूरी पर पहाड़ों और सिक्योरिटी के बीच एक ऐसा सेंटर डेवलप हो रहा था जिसके बारे में दुनिया अंदाजा तो लगा रही थी, लेकिन कंफर्म करना मुश्किल था। इंटेलिजेंस एजेंसीज रिपोर्ट्स बना रही थीं, डिप्लोमैट्स सवाल पूछ रहे थे, जर्नलिस्ट्स क्लूज ढूंढ रहे थे, और पाकिस्तान ऑफिशियली अपने नेशनल इंटरेस्ट, पीसफुल इंटेंशंस और सिक्योरिटी नीड्स की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था। यह कैट एंड माउस गेम था। एक तरफ ग्लोबल सर्विलांस, दूसरी तरफ नेशनल सीक्रेसी। एक तरफ अमेरिका का दबाव, दूसरी तरफ पाकिस्तान का साइलेंट डिटर्मिनेशन। अमेरिका का रोल इस कहानी में बहुत लेयर्ड है। वॉशिंगटन को पाकिस्तान से प्रॉब्लम भी थी और जरूरत भी। प्रॉब्लम यह थी कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी के खिलाफ जा रहा था। जरूरत यह थी कि कोल्ड वॉर में पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता था। साउथ एशिया में इंडिया सोवियत यूनियन के करीब था। चाइना अपनी पोजीशन बना रहा था। अफगानिस्तान अनस्टेबल होता जा रहा था और पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक ऐसी जगह थी जहां से वह रीजनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकता था। यानी अमेरिका पाकिस्तान को रोकना भी चाहता था और खोना भी नहीं चाहता था। यही कंट्राडिक्शन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए स्पेस बनाता गया। 1970s के एंड तक अमेरिका ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया। एड पर कंडीशंस, सैंक्शंस की वार्निंग्स, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शंस, डिप्लोमेटिक मैसेजेस, सब कुछ चल रहा था। वेस्टर्न कंट्रीज ने सेंसिटिव मटेरियल्स और इक्विपमेंट की सप्लाई पर नजर टाइट कर दी, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता नहीं छोड़ा। जब डायरेक्ट रूट बंद हुआ तो इनडायरेक्ट रूट्स एक्सप्लोर हुए। जब खुले तौर पर चीज मिलना मुश्किल हुआ तो ड्यूल यूज इक्विपमेंट और कमर्शियल नेटवर्क्स के थ्रू पॉसिबिलिटीज ढूंढी गई। इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद टेक्निकल डिटेल्स देना नहीं, लेकिन इतना समझना जरूरी है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ साइंटिफिक प्रोजेक्ट नहीं होता। यह स्टेटक्राफ्ट का डार्क आर्ट बन जाता है, जहां लैब्स के साथ साथ एम्बेसीज, शिपिंग रूट्स, फ्रंट कंपनियां, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स और डिप्लोमेटिक डिनाइल्स भी काम करते हैं। फिर 1979 में हिस्ट्री एक और टर्न लेती है। सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में एंटर होता है। अचानक पाकिस्तान एक बार फिर दुनिया के स्ट्रेटेजिक मैप के सेंटर में आ जाता है। अमेरिका को सोवियत यूनियन को रोकना था। अफगानिस्तान बैटलफील्ड बन गया। पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। CIASI सऊदी फंडिंग, अफगान फाइटर्स, वेपन्स, रिफ्यूजी कैंप्स, सब कुछ एक मैसिव कोल्ड वॉर मशीन का हिस्सा बन गया। और इसी मोमेंट पर पाकिस्तान को वह ब्रीदिंग स्पेस मिली जिसका इस्तेमाल उसने चुपचाप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए किया। वॉशिंगटन नॉन प्रोलिफरेशन की बात करता रहा, लेकिन अफगानिस्तान के वॉर रूम में पाकिस्तान की जरूरत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई। यह वह दौर था जहां डिप्लोमेसी के टेबल पर मुस्कुराहट होती थी, लेकिन क्लोज्ड फाइल्स में शक लिखा होता था। अमेरिका पाकिस्तान को एड देता था, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सवाल भी करता था। पाकिस्तान कून ऑपरेशन का प्रॉमिस करता था, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन छोड़ता नहीं था। जनरल जिया उल हक हम एटमी तवानाई सिर्फ अमन के लिए लेना चाहते, और ये हमारा पाकिस्तान का प्रोग्राम सिर्फ अमन पसंद आना है। ये तो आपको मालूम है, मैंने भी कई दफे कहा कि देखा हम यूरेनियम को एनरिचमेंट करने के अंदर पाकिस्तान कामयाब है। अल्लाह ताला के फजल करम से बहुत से कम ममालिक है जिनको ये अहलियत इस वक्त। ये अहलियत आई तो तलवार है, तलवार से आप अपना गला भी काट सकते हैं, आप अपना दिफा भी कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको ये कहा जा सके कि जनाब दिस वाज ए पीसफुल डिवाइस ऑफ न्यूक्लियर एक्टिविटी। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री फील्ड के अंदर कोई इस किस्म का प्रोग्राम न रखता है, न रखने का इरादा है। हमारा प्रोग्राम सही है जो है
वो अमन पसंद था और इसके अंदर हमें को रोक नहीं सकता। और ये अल्लाह ताला का फजल करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे दिमाग अता किए, ऐसे ऐसे साइंसदान इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, सुबह से लेकर शाम तक की तारीफ करें तो वो भी कम। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारी अहलियत है इस वक्त मौजूद। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा कि पाकिस्तान के रिसोर्सेज जो, पाकिस्तान की नीयत जो है और पाकिस्तान की जो पॉलिसीज है, हम इस चीज के खिलाफ हैं कि दुनिया के अंदर एटमी हथियारों की भरमार। इस बैलेंसिंग गेम के मास्टर प्लेयर्स में से एक थे। पब्लिकली वह अमेरिका के एलाई थे, प्राइवेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टेट सर्वाइवल का प्रोजेक्ट समझकर प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये एक डेंजरस डांस था। एक कदम ज्यादा आगे तो सैंक्शंस, एक कदम ज्यादा पीछे तो नेशनल वल्नरेबिलिटी। पाकिस्तान इस पतली लाइन पर चल रहा था। इंडिया भी खामोश स्पेक्टेटर नहीं था। न्यू दिल्ली को पाकिस्तान की प्रोग्रेस का अंदाजा था। इंडिया के लिए पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक चैलेंज था, लेकिन पाकिस्तान के लिए इंडिया का 1974 टेस्ट पहले ही एक एग्जिस्टेंशियल वार्निंग बन चुका था। दोनों मुल्क एक साइकोलॉजिकल आर्म्स रेस में घुस चुके थे। यह सिर्फ वेपन्स की रेस नहीं थी, यह फियर की रेस थी। दोनों तरफ डिसीजन मेकर्स अपनी पब्लिक को सिक्योरिटी का प्रॉमिस करते थे और अंदर ही अंदर वर्स्ट केस सिनेरियोज कैलकुलेट करते थे। साउथ एशिया एक ऐसे चेस बोर्ड में बदल चुका था जहां हर मूव के पीछे 1947, 1965, 1971 और कश्मीर की यादें चल रही थीं। चाइना का एंगल भी इस स्टोरी में साइलेंट लेकिन इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस 1960s के बाद मजबूत होते गए, खास तौर पर इंडिया के खिलाफ स्ट्रैटेजिक कंसर्न्स की वजह से। पाकिस्तान को चाइना में एक ऐसा पार्टनर नजर आया जो अमेरिका की तरह हर वक्त मॉरल लेक्चर नहीं देता था और इंडिया के इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सकता था। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और डिबेट्स में न्यूक्लियर और मिसाइल कून ऑपरेशन के एलिगेशंस आते रहे, लेकिन ब्रॉड स्ट्रैटेजिक लेवल पर चाइना पाकिस्तान के लिए एक डिप्लोमेटिक कुशन था। जब अमेरिका दबाव डालता था, पाकिस्तान के पास यह मैसेज होता था कि वह कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं। यह साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी स्ट्रैटेजिक सपोर्ट जैसा ही इंपॉर्टेंट होता है। 1980s के एंड तक पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में दुनिया का शक बहुत मजबूत हो चुका था। अफगानिस्तान वॉर खत्म होने के करीब थी। सोवियत यूनियन विथड्रॉ कर रहा था और जैसे ही अमेरिका की इमीडिएट नीड कम हुई, पाकिस्तान पर न्यूक्लियर प्रेशर वापस हार्ड हो गया। 1990 में प्रेसलर अमेंडमेंट के तहत सैंक्शंस लग गए। अमेरिका ने सर्टिफाई करने से इनकार कर दिया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस नहीं करता। F-16 एयरक्राफ्ट का इशू पाकिस्तान के लिए एक गहरा रेजेंटमेंट बन गया। पाकिस्तान ने पेमेंट की थी, लेकिन प्लेन्स डिलीवर नहीं हुए। इस्लामाबाद के अंदर एक बिटर लेसन लिखा गया। अमेरिका जरूरत के वक्त दोस्त होता है और जरूरत खत्म होते ही जज बन जाता है। यह रेजेंटमेंट पाकिस्तान के न्यूक्लियर रिजॉल्व को कमजोर नहीं कर सका, बल्कि उसे और मजबूत कर गया। पाकिस्तानी प्लानर्स के लिए यह प्रूफ था कि फॉरेन गारंटीज अनरिलायबल हैं। अगर नेशनल सर्वाइवल का सवाल हो तो किसी सुपर पावर के प्रॉमिस पर डिपेंड नहीं किया जा सकता। इस दौर में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी मेंटेन की, न खुले तौर पर अनाउंस किया, न पूरी तरह डिनाई किया। ये एम्बिग्यूटी खुद एक वेपन थी। दुश्मन को इतना पता हो कि कैपेबिलिटी मौजूद हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट लेवल ऑन एंड ऑन रहे। डिटरेंस सिर्फ बॉम्ब का नाम नहीं, डिटरेंस दुश्मन के जहन में पैदा होने वाले डाउट का नाम भी है। फिर 1998 आता है। इंडिया पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स करता है। साउथ एशिया का आसमान फिर से भारी हो जाता है। इंडिया अब खुले तौर पर न्यूक्लियर पावर डिक्लेयर हो चुका था। पाकिस्तान के सामने एक हिस्टोरिक डिसीजन था, टेस्ट करे या रेस्टोरेंट दिखाए। अमेरिका प्रेशर डाल रहा था, यूरोप वार्निंग्स दे रहा था, जापान इकोनॉमिक कंसीक्वेंसेस की बात कर रहा था। ऑफर्स भी आ रहे थे, थ्रेट्स भी आ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अवाम का प्रेशर, मीडिया का प्रेशर, अपोजिशन का प्रेशर, मिलिट्री कैलकुलेशन और नेशनल प्राइड सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे थे। अगर पाकिस्तान टेस्ट न करता तो लोग कहते पाकिस्तान डर गया, अगर टेस्ट करता तो दुनिया सैंक्शंस लगाती। नवाज शरीफ के लिए यह सिर्फ फॉरेन पॉलिसी का डिसीजन नहीं था, यह नेशनल आइडेंटिटी का मोमेंट था।
28 मई 1958 से छागई के पहाड़ों में जमीन हिलती है। पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट्स कंडक्ट करता है करके अपने दिफा को नाकाबिले तस्खीर बना लिया। दो रोज बाद 30 मई को पाकिस्तान ने छठा एटमी धमाका करके भारत ने जो एटमी तजुर्बात किए, आज हमने उसका हिसाब भी चुका दिया है। अब हमारे मुल्क पर कोई दुश्मन इंशाअल्लाह बुज़दिलाना एटमी शबखून। We are not in competition with India, but we love our freedom and we love our autonomy, and we will not allow India to bully us. पर अनाउंसमेंट्स होती है, सड़कों पर लोग निकल आते हैं, मुल्क भर में सेलिब्रेशंस होती है। छागई के पहाड़ सफेद होकर नेशनल मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड की पहली न्यूक्लियर पावर के तौर पर प्रोजेक्ट करता है, लेकिन इस सेलिब्रेशन के नीचे एक और कहानी छुपी थी। डिकेड्स की सीक्रेसी, साइंटिस्ट्स की रातें, पॉलिटिकल रिस्क, अमेरिकन प्रेशर, सैंक्शंस का खौफ, इंटेलिजेंस चेस और वह साइलेंट फियर जो 1971 के बाद से पाकिस्तान के अंदर पल रहा था। लेकिन एटॉमिक बॉम्ब बन जाना कहानी का एंड नहीं था। शायद यहाँ से असली डार्क चैप्टर शुरू होता है। न्यूक्लियर वेपन्स सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन वह परमानेंट फियर भी क्रिएट करते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स थे, लेकिन कश्मीर का इशू वही था, बॉर्डर्स वही थे, मिसट्रस्ट वही था, सिर्फ स्टेक्स बढ़ गए थे। 1999 में कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, न्यूक्लियर टेस्ट्स के सिर्फ एक साल बाद। This day in 1999, the Kargil war came to an end. It was the last war that India fought with Pakistan. It began when Pakistan tried to capture Indian military posts. New Delhi hit back, taking control of all the territories. The war went on for 2 दुनिया ने देखा कि एटॉमिक वेपन फुल स्केल वॉर को शायद रोक सकते हैं, लेकिन लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, मिसकैलकुलेशन, प्रॉक्सी टेंशन और क्राइसिस एस्केलेशन को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं करते। न्यूक्लियर शैडो के नीचे भी बुलेट्स चल सकती हैं। 1998 के बाद अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, लेकिन हिस्ट्री ने फिर अपना पैटर्न रिपीट किया। 9/11 के बाद अमेरिका को पाकिस्तान की फिर जरूरत पड़ी। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर शुरू हुई। पाकिस्तान फिर फ्रंट लाइन स्टेट बन गया। जो कंट्री कल सैंक्शंस फेस कर रही थी, वह आज फिर स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गई। यह पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस का रिकरिंग ड्रामा था। प्रेशर, नीड, पार्टनरशिप, मिसट्रस्ट, फिर प्रेशर। लेकिन इस बार डिफरेंस यह था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। न्यूक्लियर स्टेट बन चुका था। अब रोल बैक रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं था। फोकस, कमांड एंड कंट्रोल, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, नॉन प्रोलिफरेशन कंसर्न्स और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी पर शिफ्ट होने लगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की कहानी सिर्फ साइंस की कहानी नहीं, यह फियर की कहानी है। यह 1971 के दर्द की कहानी है। यह इंडिया के 1974 टेस्ट का जवाब है। यह भुट्टो की पॉलिटिकल विल, जिया की सीक्रेट प्रोटेक्शन, AQ खान और काउंटलेस साइंटिस्ट्स के वर्क, नवाज शरीफ के 1998 डिसीजन और स्टेट मशीनरी के डिकेड्स लॉन्ग डिटर्मिनेशन की कहानी है। लेकिन इस कहानी के साथ कंट्रोवर्सीज भी छुपी हैं। प्रोलिफरेशन कंसर्न्स, सैंक्शंस, इंटरनेशनल मिसट्रस्ट, सीक्रेट नेटवर्क्स, मॉरल बर्डन और वह सवाल जो हर एटॉमिक पावर के सामने खड़ा होता है, क्या सिक्योरिटी के नाम पर ह्यूमैनिटी को परमानेंट डिस्ट्रक्शन के रिस्क में रखना एक्सेप्टेबल है? आज पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिटरेंस के नाम से जस्टिफाई करता है। सपोर्टर्स कहते हैं कि अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर न बनता तो इंडिया का प्रेशर और ज्यादा होता। क्रिटिक्स कहते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स ने रीजन को सेफर नहीं और ज्यादा डेंजरस बना दिया। दोनों आर्ग्यूमेंट्स में कुछ सच्चाई है। न्यूक्लियर वेपन्स ने फुल स्केल वॉर की कॉस्ट बहुत बढ़ा दी, लेकिन पीस गारंटी नहीं की। डायलॉग अब भी फ्रेजाइल है, कश्मीर अब भी अनरिजॉल्व्ड है, क्राइसिस अब भी आते हैं और हर क्राइसिस के वक्त दुनिया का दिल इसीलिए तेज धड़कता है, क्योंकि अब दोनों तरफ सिर्फ आर्मीज नहीं, न्यूक्लियर आर्सेनल्स भी हैं।
इस डार्क डॉक्यूमेंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पाकिस्तान का एटॉमिक बॉम्ब लेबोरेटरी में कम, हिस्ट्री के जख्मों में ज्यादा बना। 1947 की इनसिक्योरिटी ने इसे सीड दिया, 1965 की वॉर ने उसे शेप दिया, 1971 की हार ने उसे अर्जेंसी दी, 1974 के इंडियन टेस्ट ने उसे डायरेक्शन दी, अफगानिस्तान वॉर ने उसे ब्रीदिंग स्पेस दी, अमेरिकन सैंक्शंस ने उसे जस्टिफिकेशन दी, चाइना पार्टनरशिप ने उसे कॉन्फिडेंस दिया और 1998 ने उसे दुनिया के सामने अनाउंस कर दिया। हर डिकेड ने इस बॉम्ब के अंदर एक नई लेयर ऐड की, हर क्राइसिस ने इस प्रोग्राम को एक नया रीजन दिया। लेकिन पावर का एक डार्क ट्रुथ होता है, जिस वेपन को आप अपनी सर्वाइवल के लिए बनाते हैं वह आपकी सर्वाइवल का सबसे बड़ा रिस्क भी बन सकता है। एटॉमिक बॉम्ब का मतलब है कि अब गलतियां ऑर्डिनरी नहीं रही। एक फॉल्स अलार्म, एक रॉन्ग इंटेलिजेंस रिपोर्ट, एक इमोशनल लीडर, एक अनकंट्रोल्ड क्राइसिस, एक मिसरीड मिसाइल मूवमेंट और मिलियंस लाइफ्स डेंजर में आ सकती है। इसलिए न्यूक्लियर स्टेट होना सिर्फ प्राइड नहीं, यह मैच्योरिटी का टेस्ट है, यह रेस्टोरेंट का टेस्ट है, यह डिप्लोमेसी का टेस्ट है और कभी कभी यह साइलेंस का टेस्ट भी है, क्योंकि न्यूक्लियर एज में हर लाउड स्टेटमेंट स्ट्रेटेजिक रिस्क बन सकता है। पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया? जवाब सिंपल नहीं, यह सिर्फ सीक्रेट लैब्स का रिजल्ट नहीं था, यह एक नेशनल माइंडसेट का रिजल्ट था। पाकिस्तान ने अपने आप को वल्नरेबल महसूस किया। अमेरिका का प्रेशर इनकंसिस्टेंट था, कभी वॉशिंगटन सैंक्शंस लगाता था, कभी इस्लामाबाद की जरूरत महसूस करता था, कभी नॉन प्रोलिफरेशन प्रायोरिटी होती थी, कभी सोवियत यूनियन को रोकना, कभी अफगानिस्तान वॉर, कभी वॉर ऑन टेरर। पाकिस्तान ने इन शिफ्टिंग प्रायोरिटीज के बीच अपना रास्ता बनाया। जब दुनिया की नजर कहीं और होती थी, प्रोग्राम आगे बढ़ता था। जब प्रेशर आता था, डिप्लोमेसी शील्ड्स क्रिएट करती थी। जब सैंक्शंस लगते थे, रिजॉल्व और मजबूत होता था। छागई के पहाड़ आज भी पाकिस्तान की नेशनल मेमोरी में फख्र की निशानी है, लेकिन उन पहाड़ों के नीचे सिर्फ प्राइड नहीं, एक वार्निंग भी दफन है। यह वार्निंग है कि साउथ एशिया का पीस बहुत फ्रेजाइल है। यह वार्निंग है कि न्यूक्लियर डिटरेंस फियर पर खड़ा होता है, ट्रस्ट पर नहीं। यह वार्निंग है कि अगर लीडर्स रिस्पॉन्सिबल न हो, अगर मीडिया हिस्टीरिया क्रिएट करे, अगर पब्लिक रिवेंज डिमांड करे, अगर डिप्लोमेसी फेल हो जाए, तो वह वेपन्स जो कभी यूज नहीं होने चाहिए हिस्ट्री की सबसे डार्क पॉसिबिलिटी बन सकते हैं। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम एक अचीवमेंट भी है और एक हैवी बर्डन भी। अचीवमेंट इसलिए कि लिमिटेड रिसोर्सेज और इंटरनेशनल प्रेशर के बावजूद पाकिस्तान ने कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैपेबिलिटी बिल्ड की। बर्डन इसलिए कि न्यूक्लियर पावर के साथ एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो नारों से ज्यादा बड़ी होती है। एटॉमिक बॉम्ब बनाना मुश्किल था, लेकिन एटॉमिक बॉम्ब के साथ सेफली जीना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यह सिर्फ आर्मी का काम नहीं, यह पॉलिटिकल मैच्योरिटी, डिप्लोमेटिक चैनल्स, क्राइसिस हॉटलाइंस, रिस्पॉन्सिबल मीडिया, एजुकेटेड पब्लिक और रीजनल डायलॉग का काम है। अगर हम इस कहानी को सिर्फ विक्ट्री स्टोरी बना दें तो हम आधा सच देखते हैं। अगर हम इसे सिर्फ डेंजरस मिस्टेक कह दें तब भी आधा सच देखते हैं। पूरा सच यह है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम फियर और प्राइड के बीच पैदा हुआ, सर्वाइवल और डिस्ट्रक्शन के बीच डेवलप हुआ, अमेरिका के प्रेशर और अमेरिका की जरूरत के बीच सरवाइव हुआ, इंडिया के थ्रेट परसेप्शन और रीजनल राइवलरी के बीच मैच्योर हुआ और फिर 1998 में छागई के पहाड़ों से दुनिया को अनाउंस हुआ। लेकिन आज भी एक सवाल जिंदा है, क्या एटॉमिक बॉम्ब ने पाकिस्तान को सेफ बना दिया? या सिर्फ उसकी इनसिक्योरिटी को न्यूक्लियर फॉर्म दे दी? क्या साउथ एशिया में पीस इसलिए है कि लीडर्स वाइज हैं, या इसलिए कि दोनों तरफ डिस्ट्रक्शन का खौफ है? क्या डिटरेंस लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी है, या एक ऐसी खामोश गैम्बलिंग जिसमें हर क्राइसिस पर रीजन अपनी किस्मत दोबारा रोल करता है? यह सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन हिस्ट्री का काम कंफर्ट देना नहीं, हिस्ट्री का काम आंखों से पट्टी हटाना है। पाकिस्तान का एटॉमिक बॉम्ब दुनिया को यह भी बताता है कि प्रेशर हमेशा काम नहीं करता। जब कोई स्टेट अपने एग्जिस्टेंस को थ्रेट में महसूस करे तो सैंक्शंस उसे स्लो कर सकते हैं, लेकिन रोकना मुश्किल होता है। जब नेशनल ट्रॉमा स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बन जाए
तो डिप्लोमेसी की लैंग्वेज बदल जाती है। जब सर्वाइवल का फियर एलीट कंसेंसस बन जाए तो गवर्नमेंट्स बदलती रहती हैं, लेकिन प्रोग्राम चलता रहता है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ भी यही हुआ। भुट्टो आए, जिया आए, गवर्नमेंट्स बदली, अमेरिका की पॉलिसीज बदली, लेकिन न्यूक्लियर डायरेक्शन सरवाइव करती रही। और शायद इस कहानी का सबसे डार्क लेसन यही है, एटॉमिक बॉम्ब सिर्फ यूरेनियम, लैब्स और मिसाइल से नहीं बनता। एटॉमिक बॉम्ब डर से बनता है, बेएतिमादी से बनता है, हार की मेमोरी से बनता है, दुश्मन के खौफ से बनता है, सुपर पावर के प्रेशर से बनता है। और जब एक मुल्क यह डिसाइड कर ले कि उसकी सर्वाइवल का रास्ता सिर्फ डिटरेंस से गुजरता है, तो फिर दुनिया की वार्निंग्स उसे रोकने के बजाय कभी कभी और ज्यादा कन्विंस कर देती हैं। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया, लेकिन साउथ एशिया अब भी सेफ नहीं हुआ। यह कहानी अब भी चल रही है। हर बॉर्डर क्राइसिस में, हर मिसाइल टेस्ट में, हर डिप्लोमेटिक ब्रेकडाउन में, हर अग्रेसिव स्पीच में, हर मीडिया वॉर में, और हर उस लम्हे में जब दुनिया सोचती है कि क्या इंडिया और पाकिस्तान कंट्रोल में रहेंगे। एटॉमिक बॉम्ब ने पाकिस्तान को एक शील्ड दी, लेकिन शील्ड के साथ एक शैडो भी दी, और यह शैडो आज भी पूरे रीजन पर मंडरा रही है। हिस्ट्री के इस अंधेरे चैप्टर का एंड चागई के धमाके पर नहीं होता। यह एंड होता ही नहीं। यह हर जनरेशन से एक सवाल पूछता रहता है, क्या हम अपनी सिक्योरिटी को विजडम के साथ मैनेज करेंगे या अपने फियर को फ्यूचर का हुक्मरान बना देंगे। पाकिस्तान ने अमेरिका के दबाव के बावजूद एटॉमिक बॉम्ब बना लिया, लेकिन अब असली इम्तिहान यह है कि पाकिस्तान, इंडिया और पूरा साउथ एशिया इस एटॉमिक एज में जिंदा कैसे रहेगा।